नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आप तक खबर तो पहुंची गई होगी कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खास तौर पर जो नेपाल के यूथ हैं वो अपनी ही सरकार को गिरा देना चाहते हैं। राजभवन तक में घुस गए, वहां नेपाली झंडे उतार दिए गए, प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल कुछ वैसा ही सीन हो गया जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को भगाया गया था, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के घर में घुसकर हुड़दंग मचाई गई थी, जैसे श्रीलंका में श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास पर हमला हुआ था। ठीक वैसा ही नेपाल में हो रहा है। पर नेपाल में ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। और सोशल मीडिया पर बैन लगाने से पहले नेपाल सरकार ने बाकायदा बैठक की और बैठक में ये फैसला लिया 2 दिन पहले। जैसे ही ये फैसला लिया, जो यूथ है, जो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो आक्रोशित हो गया। और एक बात मत भूलिएगा कि नेपाल में ये जो यूथ हैं वो सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का भी बहुत ऐसे लोग थे जो फ़ायदा उठा रहे थे। तो इससे बहुत लोगों के सामने रोजगार का भी एक संकट खड़ा हो गया। लेकिन नेपाल के विरोध प्रदर्शन को सिर्फ यहाँ तक अगर आप समेट कर देख रहे हैं तो शायद आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। अब सोचिए कि सोशल मीडिया बैन होने का नेपाल पर इतना गहरा असर हो गया कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास भी सुरक्षित नहीं रहे। नेपाल की पुलिस, नेपाल की सेना कुछ नहीं कर पा रही। क्या ये इतनी बड़ी वजह है नेपाल के लिए? मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास कुछ डिटेल है। पंकज जी, क्या जितना सामान्य इस घटना को बताने की कोशिश की जा रही है, क्या ये घटना उतनी ही सामान्य है? बिल्कुल नहीं। लोग क्या कर रहे हैं कि जब हंगामा हुआ तो हंगामे को कवर कर रहे हैं, और हंगामे से पहले क्या हुआ इसके पीछे की कहानी कोई नहीं समझ रहा। आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया था। श्रीलंका राष्ट्रपति आवास पे भीड़ का कब्जा, बांग्लादेश शेख हसीना के घर पे, राष्ट्रपति आवास पे, प्रधानमंत्री आवास पे भीड़ का कब्जा। उससे पहले पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पे भीड़ का कब्जा, मालदीव, उसके पहले भारत में टुकड़ों में शाहीन बाग, किसान आंदोलन, और अभी सबसे रिसेंटली इंडिया में फाइनेंशियल कैपिटल को अचानक भीड़ द्वारा कब्जा किया जाना, लगभग वही स्थिति। ये सारे डॉट से जोड़ेगा तो ये सारी चीज अनायास नहीं हो रहे। आप गौर से इन सारी घटनाओं को देखिए। सोशल मीडिया एक बड़ा टूल के रूप में इस्तेमाल हुआ इन सारी घटनाओं के पीछे। बिल्कुल, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, हमारा अपना देश हो। और अचानक कुछ ऐसे चेहरे उभर के आए फ्रॉम नोवेयर। वो न पॉलिटिशियंस थे, न कुछ नहीं थे। जैसे शाहीन बाग की दीदियां, बांग्लादेश के वो स्टूडेंट्स, ये नेपाल के जेनजी, ये कौन लोग हैं? इनके पीछे आखिर कैसे हजारों की भीड़ जमा हो जा रही है? ये मनोज जरांगे, अचानक पता चला 2 साल में इतना बड़ा नेता कैसे हो गया कि इतने बड़े बड़े नेता सब उसके सामने पनाह मांग रहे हैं। कारण क्या है? कभी समझा इस चीज को? उसने कोई बहुत बड़ा समाज सेवा किया है या फिर कुछ किया? नहीं। सोशल मीडिया में कुछ खबर आई, वो वायरल हुई, लेकिन जो एक चीज नहीं स्टडी की जा रही है, इसके पीछे की फंडिंग, फाइनेंसिंग कोई नहीं स्टडी कर रहा है कि बांग्लादेश में फाइनेंसिंग का क्या सिस्टम था, श्रीलंका में फंडिंग फाइनेंसिंग का क्या सिस्टम था, अब नेपाल में क्या सिस्टम है। ये अपना शाहीन बाग और ये किसान आंदोलन में फंडिंग और फाइनेंसिंग कैसे हो रहा था? क्योंकि आज की तारीख में बिना रिसोर्सेज के कोई आंदोलन नहीं होते। और यह संभव ही नहीं है कि अचानक बिना किसी कारण के हजारों, 10,000 लोग एक जगह आ जाएंगे और फिर वो सीधे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद भवन पे कब्जा कर लेंगे। नहीं। अब मैं पैटर्न बताता हूं आपको। नेपाल वाली मैं स्टडी कर रहा था कि हुआ क्या है। बहुत सारे लोग ये खबर चला रहे हैं कि चूंकि सोशल मीडिया पे बैन किया इसलिए स्टूडेंट जमा हो गए। खबर यह है कि स्टूडेंट को जमा होना था इसलिए सोशल मीडिया पे बैन किया। सरकार को यह पता चल गया था 2 दिन पहले कि यह होने वाला है, इसीलिए बैन किया गया। लग रहा है ऐसा होगा कि 2 दिन के अंदर, परसों बैन किया गया है, 2 दिन के अंदर छात्र सड़कों पर आकर सीधे संसद भवन पर कब्जा कर ले। नहीं, इसकी तैयारी महीनों से चल रही है।
और उसकी तैयारी का कारण यह है कि अभी जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो चाइना की तरफ ज्यादा दिख रही है और अमेरिका की तरफ कम दिख रही है। बांग्लादेश में अमेरिका की नॉट सो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, श्रीलंका में अमेरिका की नॉट सो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। देखिए ना, पाकिस्तान में इमरान खान साफ साफ कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाना है और इसलिए वो रशिया से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो चले गए। ये सब में एक पैटर्न है कि वैसी सरकारों का तख्ता पलट हुआ है, वैसी सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुआ है जो अमेरिका के लिए नॉट सो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। नहीं, दूसरी बात यहां पर क्या है, जब हम आंदोलन कहते हैं तो आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में घुसकर, संसद भवन में घुसकर इस तरह तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, ये मतलब नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो आंदोलन का मतलब हो गया है, जो हमने श्रीलंका में देखा, और ये खास तौर पर 2022 के बाद ये पैटर्न ज़्यादा बदला है। 2022 के बाद हमने देखा कि कैसे श्रीलंका में हुआ, 2022 के बाद हमने देखा 2024 में कैसे बांग्लादेश में हुआ, कैसे हमने देखा उससे पहले 2023 में म्यांमार में हो चुका था। अब देखिए कि नेपाल की स्थिति है। एक चीज और मैं बताऊं आपको, ऐसे प्रदर्शन करने के लिए जरूरी नहीं हो कि आपके पास प्रचंड बहुमत हो या बहुत सारे लोग हैं। अगर आपके पास, जैसे भारत जैसे देश में 1 लाख लोग हो गए ना, तो दिल्ली में आप कोहराम मचा सकते, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। पंकज जी, लोगों ने देखा है कि लाल किले में जब ट्रैक्टर नाच रहे थे कुछ हजार लोग, हाँ महज कुछ हजार लोग, कुछ हजार आप कह रहे, मतलब सैकड़ों लोग ही, वो मुश्किल से 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे। आप बताइए कि करोड़ों लोगों की भावनाएं सरकार के साथ है, लेकिन महज 500-700 लोग मिलकर दिल्ली को कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। पता चलेगा कि करोड़ों वोट लाकर महाराष्ट्र में फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, लेकिन महज चंद 100 लोग आके मुंबई में के रेलवे स्टेशनों पर, बसों पर ये सब कब्जा कर सकते हैं। जरा सोचिए कि कितने लोगों ने शेख हसीना को समर्थन दिया होगा, लेकिन महज कुछ हजार लोग, 5000 लोग आके उनके प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा कर लिए। तो उनके लिए एक चीज जान जाए कि उनको ये हंगामा करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, सटीक। शर्जील इमाम का भाषण आपको याद है? अभी 2 दिन पहले किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है उसको। हाँ बिल्कुल। शर्जील इमाम क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भले ही 33 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का साथ देते होंगे, लेकिन हमें सिर्फ 5 लाख लोगों की जरूरत है इस देश की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए। ये उसका भाषण है। सोचिए, सिर्फ 5 लाख लोग, एक सांसद बनाने के लिए जितने लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, उतना में ये देश के तख्त पर कब्जा कर लेने का ख्वाब पाले हुए। तो इसलिए यह मत सोचिए कि पब्लिक इनके साथ है। पब्लिक रहे ना रहे, पब्लिक सेंटिमेंट्स, इनको सिर्फ चंद हजार लोग चाहिए और उसमें यह कब्जा कर सकते हैं। यह है नया पैटर्न। हो सकता है कि शेख हसीना अपने देश में बहुत लोकप्रिय हो सकता है कि रानिल विक्रमसिंघे अपने देश में बहुत लोकप्रिय हो सकता है कि इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर हो सकता है नरेंद्र मोदी अपने देश में बहुत लोकप्रिय हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट करने के लिए बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं चाहिए। मुश्किल से 4 से 5 लाख लोग, शर्जील इमाम के शब्दों में। फिर क्या कीजिएगा? गाते रहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, लेकिन तैयारियां देखिए। अच्छा, एक चीज देखिए, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसे सिर्फ एक संयोग भर कहा जाए कि बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, नेपाल में हो रहा है, उससे पहले भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में क्या हुआ था, फिरोजपुर में, वो लोगों ने देखा, उसके लोग गवाह हैं, भारत के लोग गवाह हैं। आपने देखा एक वीडियो गेम आया था जिसमें कैसे नरेंद्र मोदी को मारा जा सकता है, उसको प्रस्तुत किया गया था। कनाडा में जब विरोध प्रदर्शन होता है, वहां पर कुछ लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या करेंगे। ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, 2022 के बाद से हो रही है। मैं आपको कुछ बेहद खतरनाक बात बता रहा हूं अगले चंद लाइनों में। मैं अगर बोलूं कि नरेंद्र मोदी पे 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है उन्हें मारने की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। पहली बार अटेम्प्ट हुआ, आपको याद होगा कि पंजाब के दौरे पर गए थे नरेंद्र मोदी, और वहां एक पुल पर इनका पूरा गाड़ी के काफिले को रोक दिया गया था। हाँ, फिरोजपुर में। और फिर वापस आकर नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि जाकर बोल देना चन्नी से कि मैं जिंदा वापस आ गया। प्रधानमंत्री ये शब्द बोल रहा है
हल्के में मत लीजिए। और मैं बता रहा हूं आपको, अभी एससीओ की बैठक में गए नरेंद्र मोदी, और लोगों ने बड़ी तारीफ की, ये पुतिन के कार में बैठे और 5 मिनट का रास्ता था, 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। हकीकत क्या है पता है? वो नरेंद्र मोदी की जान बचाने के लिए पुतिन ने उन्हें अपने गाड़ी में बैठाया था। और मैं इसकी तस्दीक कैसे करूं पता है? लोग शब्दों पे गौर नहीं करते ना। नरेंद्र मोदी आए, जो पहला भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा पता है? कि मैं वहां गया था इसलिए आप ताली बजा रहे हो, या मैं वहां से सकुशल वापस आ गया इसलिए ताली बजा रहे हो। सुनिए वो भाषण को। प्रधानमंत्री ऐसे यूं ही बोल के निकल रहा है, कुछ भी बताया जाता है कि बहुत। और एक चीज और आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, पॉइंट कनेक्ट कर देना चाहता हूं। ये बिल्कुल उसको बताने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं अपने दर्शकों के सामने कि दर्शकों, इसकी सिर्फ चर्चा भर है, इसकी सिर्फ चर्चा हो रही है अलग अलग सोर्सेज में। किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया है कि जब नरेंद्र कैसे कंफर्म कर रहे? अच्छा बताइए। चीन की यात्रा, अच्छा बताइए इस चीज। नहीं, मैं बताता हूं आपको। चीन की यात्रा पर थे, तब बांग्लादेश में एक स्पाई की डेथ हो गई। एक जासूस था, वो अमेरिकन जासूस बताया जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है। उसकी डेथ हो गई और बड़ी संदिग्ध हालत में उसकी डेथ हुई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जासूस एक नए टास्क पर था और वो नया टास्क नरेंद्र मोदी थे, उनको निपटाने का था। अब कुछ लोग ये, पता नहीं मनगढ़ंत बात है या सच्चाई है, ये नहीं पता, लेकिन दावा कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पंकज जी, मैं आपको बताऊं एक बात और। अभी इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच वॉर चल रहा है, जंग। आपको दुनिया के कई हिस्से में अज्ञात लोगों के मारे जाने की खबर आएगी, जिसके बाद बारे में कोई नहीं जानता। और वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। ये इससे ज्यादा इस चीज को नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि ये जंग कई स्तरों पर लड़ी जा रही है। कई इंटेलिजेंस एजेंसी लड़ रही है, नैरेटिव वॉर जो हर रोज लड़ रहे हैं उस नैरेटिव वॉर से। उसके बाद आपको पता है कि इस तरह के आंदोलन, आपको शायद गौर किया होगा आपने कि देश में इस तरह के छोटे छोटे कई आंदोलन कई राज्यों में चल रहे हैं। अभी तो क्या है कि देश बड़ा है, अगर यही छोटा सा देश होता नेपाल जैसा या श्रीलंका जैसा, तो मुंबई में और दिल्ली में तो कांड तो कर चुके थे। ये तो खैर कहिए कि इतना बड़ा देश है कि पूरे देश में एक आंदोलन करने के लिए भी जितने रिसोर्सेज और लोग रहते हैं, अभी वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अभी वो शहर में टुकड़ों में कर रहे हैं। जिस दिन, और एक बात जान जाइए कि जिस दिन इनके पास पैसा हो गया, ये पैसा की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की, मतलब लोगों की कमी है। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि अगले चंद जो इलेक्शंस आ रहे हैं ना, बिहार का इलेक्शंस हो गया, बंगाल का इलेक्शंस हो गया, दे आर नॉट मेयर इलेक्शंस। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सरकार को चुनने के लिए है, वो एक तरह से जंग है दोनों आइडियोलॉजी के बीच। देखिएगा बहुत फायर्स बैटल होगा। आज सुरेंद्र किशोर हैं, एक बिहार के बहुत बड़े पत्रकार हैं, पद्म सम्मान से सम्मानित हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा है, और पोस्ट में सुरेंद्र किशोर जैसा व्यक्ति लिख रहा है कि सोरोस के पैसे यूपी, नेपाल, झारखंड के रास्ते बिहार में पंप किए जा रहे हैं। आज बिहार ये में, वो लिख रहे हैं। आज बिहार में एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने आई है, 2 लोगों को उठा लिया गया है वो। और एनआईए के पास जो इंफॉर्मेशन एनआईए की तरफ से आ रही है, बहुत भारी टेरर फंडिंग की गई है। बताइए कि बिहार के सीमांचल के छोटे से जिले कटिहार के किसी एक गांव में अगर 2 लोगों को उठाया जाता है, किस लिए, कहां से? बेंगलुरु से उनका कनेक्शन मिला यहां पर, और उनके अकाउंट में हैवी पैसे पंप किए गए हैं। वो टेरर फंडिंग है। ये कैसे हो रहा है बिहार में? मैं एक बात और आपको करता हूं, डॉट जोड़िए। बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ? बहाना क्या था? इलेक्शन रिगिंग। वहां क्या होता पता है? पहले तो पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो शेख हसीना जीत गई, तो यह कहा गया कि रिग्ड इलेक्शन है। उसके बाद तख्ता पलट किया गया। पाकिस्तान में क्यों, कैसे तख्ता पलट हुआ? इमरान खान के पर आरोप लगाया रिग्ड इलेक्शन में गड़बड़ी। श्रीलंका में कैसे हुआ? जो हुए थे इलेक्शन में गड़बड़ी।
बिहार में चुनाव से पहले इलेक्शन में और चुनाव आयोग को लेकर एक यात्रा हो चुकी है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। चुनाव जब हो जाएगा, जीते या हारे, जीत गए तो ठीक है, अगर हारे तो फिर देखिएगा इसका कैसा माहौल बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों, आपका इस पर क्या मानना है? ये जो सारे भारत के पड़ोसी मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर, यूथ प्रोटेस्ट के नाम पर इसकी शुरुआत होती है और बाद में जो हिंसा और अराजकता फैलती है, संसद भवन में घुस जाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में घुस जाना, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम यही दुआ करते हैं कि नेपाल जल्द से जल्द शांत हो।